हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन जो है वो आपका क्लास 12 का चैप्टर है। तो ये आपका न्यू चैप्टर है। आज हम इसकी स्टार्टिंग कर। यहाँ देखिए, ये आपका चैप्टर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है? यह होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्वेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, ए एंड बी। ए जो है वो आपका सॉल्वेंट है। इस पूरे चैप्टर में जो ए है, कैपिटल ए, तो हम सॉल्वेंट मान के चलेंगे, और जो कैपिटल बी है उसको हम सॉल्यूट मान के चलेंगे। सॉल्वेंट जो है वो मेजर होता है, ये मेजर होता है, ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूट होता है की क्वांटिटी जो होती है वो माइनर होती है। तो यहाँ पर ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे आप वाटर है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है? शरबत बन रहा है। शरबत बनता है तो वो आप उसको टेस्ट कर कर देखेंगे शरबत को, तो आपको सारे शरबत में सेम कंसंट्रेशन मिलेगी, मतलब चीनी की उतनी ही कंसंट्रेशन मिलेगी सब में, इधर भी मिलेगी, इस साइड भी मिलेगी, इधर। जब ये घुल जाएगा मतलब सेम टेस्ट लगेगा, उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपको ज्यादा मीठा लग रहा है, एक जगह आपको कम मीठा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम पूरी तरह से घुल गया हो। जैसे आपने वाटर में, अगर आपने यहाँ पर सैंड डाली, ये वाटर है, इसमें आपने रेत डाली तो ये नीचे बैठ जाएगी। तो ये कोई होमोजीनियस मिक्सचर थोड़ी है। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे वाटर में शुगर है, वाटर में सॉल्ट है, वाटर में अल्कोहल है, ये सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर अच्छे से मिल जाता है, घुल जाता है, तो उसको आप होमोजीनियस मिक्सचर कहें। यहाँ पर आपका ये कंफ्यूजन दूर। अब देखिए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर को ठीक से समझिएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर वर द सरफेस ऑफ लिक्विड। वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है कहाँ पर? लिक्विड की सरफेस पर। कब करती है? जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब ऐसा होता है, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है लिक्विड की सरफेस पर वेपर, उसको आप क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या है? ये लिक्विड है, ये नीचे क्या है? लिक्विड फिल है। यहाँ पर ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऊपर वाली जो है ये वेपर से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, जो एवोपरेशन होता है मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है। किसी भी टेम्परेचर पे ऐसा होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने किसी गिलास में वाटर फिल कर दिया हो, मतलब पानी रखा छोड़ दिया हो, तो आप देखेंगे कि उसका जो लेवल है कम हो जाएगा। पहले इतना था, अब इतना हो जाएगा, कुछ पानी जो है वो उड़ जाएगा। आपने ये देखा होगा। तो जो टेम्परेचर होता है, किसी भी टेम्परेचर पे एवोपरेशन प्रोसेस, जरूरी नहीं कि आप उसको हीट ही दें तभी वेपर बने, किसी भी टेम्परेचर पे होती है एवोपरेशन। तो यहाँ पर ये लिक्विड है, ये गैस है, तो यहाँ पर ये वेपर्स के मॉलिक्यूल के वाले, और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनर्जी ले लेकर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये, अब ये जो वेपर्स है ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड की सरफेस पर। कब? जब लिक्विड और वेपर जो है वह इक्विलिब्रियम में हो, तब। तो यहाँ पर उसको आप कहेंगे वेपर प्रेशर। इसी तरह कुछ पानी जो है वो यहाँ जा रहा है, वेपर जो है वो कंडेंस्ड होकर नीचे आ रही है। वेपर भी कंडेंस्ड होकर बनती है, वेपर से लिक्विड बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस है ये ऐसा इक्विलिब्रियम पे होता है। लिक्विड से वेपर बनता है, वेपर से लिक्विड बनता है, लिक्विड से जब वेपर बनता है उसको आप एवोपरेशन कहेंगे, और वेपर से लिक्विड बनेगा उसको आप कंडेंसेशन कहेंगे। यहाँ पर ये वेपर्स है, ये क्या कर रही है? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये फिर ये जो वेपर है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा होता रहता है इक्विलिब्रियम। और जो प्रेशर जो बचती है उस, वो प्रेशर लिक्विड की जो सरफेस है इस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो आप वेपर प्रेशर। एक ही यहाँ पर
उस टाइम क्या होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन इज कांस्टेंट। जो एवोपरेशन की रेस्ट तब रेट होती है एवोपरेशन की, लिक्विड से वेपर बन रहा है, वो कांस्टेंट रहती है। रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, कॉलिजन बिटवीन वेपर मॉलिक्यूल। ये देखिए ये अप्लाई कब होगा, ये बीकर है, इसमें वाटर फिल है, ये लिक्विड है। यहाँ पर सपोज ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस पर है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला ये नीचे है अंदर की तरफ है। क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं येलो वाला, ये ग्रीन वाला है इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स चारों तरफ होते हैं लिक्विड के अंदर, जो बीच में लिक्विड का अंदर की तरफ होता है तो उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको लिक्विड के। तो वो क्या करते हैं, फोर्स अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इधर लग रहा है, 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 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो एफ नेट होता है वो 0 हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है एफ नेट, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है एफ नेट वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल भी लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, सब लगा रहे हैं, तो इस पर एफ नेट कितना हो गया, 0। लेकिन ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इस पर एफ नेट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ने इसे खींचा, ये वाले ने, ये वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल होगा वो भी खींचेगा लिक्विड का। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लिक्विड नहीं है ना, तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो ये खींचेगा नहीं लिक्विड का, तो यहाँ पर जो है एक रेजिडुअल फोर्स लगेगा, रेजिडुअल वैलेंसी बची रहेगी ना, कोई भी नहीं कर रहा फोर्स। अगर लगता ऊपर की तरफ तो इस साइड लगता तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, एफ नेट 0 आता, लेकिन यहाँ पर एफ नेट 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो फोर्स लगाए, तो यहाँ पर क्या है, एफ नेट जो है वो 0 नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं नीचे की तरफ, इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल जो है, ये वाला ही मॉलिक्यूल दे दीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल इस पर टक्कर मार देगा। ये तो घूम रहे हैं, लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स आपस में घूम रहे हैं, एक दूसरे में आराम से टक्कर मार रहे हैं, तो इनमें से कोई एक रैंडम इस पर टक्कर मार जाएगा, इससे एनर्जी मिल जाएगी और ये वेपर बन जाएगा। ये वेपर बन गया। ये जो फोर्स लग रहे थे नीचे की तरफ वो इस एनर्जी से कम है, तो ये ऊपर की तरफ वेपर बन गया, राइट। अब जब ये वेपर बन गया, ये वाला मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है, तो यहाँ पर भी वेपर्स इसी तरह, और जो मॉलिक्यूल है रैंडम घूम रहे हैं लिक्विड के अंदर, मॉलिक्यूल्स रैंडम घूम रहे हैं, उनमें भी कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे वो भी वेपर बनेंगे तरह। यहाँ पर इसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पर इसकी जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो भी होगा, वो भी वेपर बन जाएगा। इस तरह वेपर्स बनेंगे, यहाँ ऊपर मॉलिक्यूल्स पहुंच गए, वेपर बन गए। तो यहाँ पर हुआ गया, ऊपर वेपर बन गए। अब यहाँ पर भी भीड़ हो गई, वेपर्स के मॉलिक्यूल कलेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, वेपर में एनर्जी ज्यादा, एनर्जी लेकर ही तो आए थे ये यहाँ पर। तो ये आपस में कॉलिजन करेंगे, टक्कर मारेंगे एक दूसरे। जब टक्कर मारेंगे तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो ये वापस फिर नीचे आ जाएगी। तो ये ऐसा होता रहता है कि यहाँ पर जब वेपर से जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन। और ये जो मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर बन रहे थे उसको आप क्या कहेंगे, एवोपरेशन। तो ये प्रोसेस जो है दोनों डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो उस बीच में एक इक्विलिब्रियम, ये जो कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम जो है हम उसको गेन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम के दौरान क्या होती है, रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंटेनर में क्या हो रहा था, रेट ऑफ एवोपरेशन कांस्टेंट थी, ओके। और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो थी, कंडेंसेशन वो किस पर डिपेंड थी, कोलिजन बिटवीन वेपर मॉलिक्यूल। तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ एवोपरेशन मतलब जो नॉर्मल एवोपरेशन हो रहा था वो होता चला आ रहा था। ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ है, वो देखिए। तो रेट ऑफ एवोपरेशन होती जा रही थी, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे किसमें कन्वर्ट हो रहे थे,
ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, वेपर में, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ एवोपरेशन कांस्टेंट है, ये इस तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, इस तरह है, कांस्टेंट है रेट। अब यहाँ पर रेट ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ पर वेपर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ इंक्रीज होंगे, कॉलिजन बढ़ेगा, इनके बीच में कॉलिजन बिटवीन वेपर मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, तो कंडेंसेशन भी इंक्रीज होगा, ज्यादा टक्कर पड़ेंगी, ज्यादा कंडेंसेशन होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो स्टार्टिंग में कम वेपर के मॉलिक्यूल्स थे तो कॉलिजन कम होगा, तो कंडेंसेशन की रेट भी कम होगी। धीमे धीमे वेपर के मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, कॉलिजन इंक्रीज होगा ऊपर वेपर्स में, तो कंडेंसेशन की रेट भी इंक्रीज, येलो वाली जो है इंक्रीज हो रही है तरफ। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों रेट इक्वल हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है वो इक्वल कर रही है, उस बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। तो उस बीच में जो वेपर्स के मॉलिक्यूल बचेंगे, जो बचे हुए वेपर्स के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। एक्सर्ट करेंगे लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर, उसे आप क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप। कंडीशन क्या है वेपर प्रेशर की, रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होती है जब वेपर प्रेशर लगता है। और ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही वेपर में कन्वर्ट होंगे, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये जब सरफेस पे आएगा, इस जगह आएगा, तब ये वेपर बनेगा। यहाँ पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, तो इसका जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, वो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ का तो कभी जाएगा ही नहीं। जब ये मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे आ रहा है तो ये वेपर प्रेशर, उसकी वेपर बनेगी, बाद में वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वेपर प्रेशर क्या है, सरफेस फिनोमेना। यहाँ पर ये ग्राफ आप याद रखें, ओके, ये ग्राफ है, जरा आपको याद रखना है, रेट देखनी है इसकी, एवोपरेशन की कांस्टेंट होती है रेट, और कंडेंसेशन की धीमे धीमे इंक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ देखिए लिक्विड जो है वाटर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और गैस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो चल रहा था। यहाँ पर एवोपरेशन प्रोसेस ऊपर वाली, नीचे वाली क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जब आप केपी लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको लिखना सिखाया था, केपी कैसे लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू, यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, H2O या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लिक्विड के लिए केपी लिखा नहीं जाता, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड है इसके लिए केपी की, ये जो लिक्विड है इसके लिए लिखा नहीं जाएगा, तो ये आप हटा देंगे, तो क्या बचे, H2O गैस। केपी इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो गैस का ही होता है, लिक्विड का पार्शियल प्रेशर होता नहीं है, इसलिए लिक्विड का आपने नीचे लिखा है, कुछ लेंगे इतना आएगा। यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ लिक्विड और वेपर, इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यहाँ पर ये क्या है, केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है पार्शियल प्रेशर के टर्म में। जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ इस रिएक्शन में, रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हुई एट द इक्विलिब्रियम, तभी तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, केपी, पार्शियल प्रेशर के टर्म में ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। वेपर की आप पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, ये गैस है, गैस का ही होता है पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल आया। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ देखिए, अगर कोई आपको एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ये केपी जो है कितना है, 0.24 है, और आपको कंडीशन दी है लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर आपको निकालना है, वेपर प्रेशर कितना होगा, इसी की इक्वल होगा, वेपर प्रेशर कितना होगा, केपी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर के, ये दिया है। पार्शियल प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर है वाटर का, ये वेपर प्रेशर ही तो है, वेपर प्रेशर के इक्वल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होगा, इसके इक्वल। केपी 0.24 है, तो वेपर प्रेशर भी 0.24,
क्या आपका आंसर? ATM, राइट। इस तरह आपको निकालना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। KP किसके ऊपर निकल के आया? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यहाँ देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर फैक्टर्स हैं कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को। फर्स्ट है टेम्परेचर और सेकंड है नेचर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे? अगर आप टेम्परेचर देंगे लिक्विड को, यहाँ पर ये लिक्विड है, आपने इसको टेम्परेचर दिया तो क्या होगा? इसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये जल्दी जल्दी वेपर बनाएंगे, और जब जल्दी जल्दी वेपर बनाएंगे तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी तो ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे लिक्विड की सरफेस पर। यहाँ पर टेम्परेचर देने से वेपर प्रेशर इंक्रीज, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो मोर वॉलेटाइल लिक्विड कहलाएगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम है तो वो लेस वॉलेटाइल लिक्विड कहलाएगा। यहाँ देखिए वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बता दिया आपको, कंडीशन बता दी। यहाँ देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पर ये वेपर प्रेशर है और यहाँ पर टेम्परेचर है। यहाँ देखिए ये वेपर प्रेशर है और वो टेम्परेचर है। यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर है ये इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप क्या कह रहे हैं? TB, और वो आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब वाटर बॉयल होता है, वाटर जो है जब बॉयल होता है तो टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका कितना होता है? 180। अगर 1 ATM नहीं है तो टेम्परेचर भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो प्रेशर भी मेंशन करना ज़रूरी है। कितना प्रेशर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हमारा होता है नॉर्मल, जो आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर, वो 1 ATM ही करता है। तो उस पर जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वाटर का, वो कितना निकल के आता है? 100 डिग्री से इतने पे बॉयल होता है। तो यहाँ पर 1 ATM वेपर प्रेशर है, उस पर जो टेम्परेचर है वो क्या है? TB, वो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। ग्राफ का जो शेप है वो ये है। वेपर प्रेशर इंक्रीज कब होगा? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज। ओके, यहाँ देखिए लिक्विड और वेपर, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर ही वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ये कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ये चैटेलियर प्रिंसिपल में बताया था एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? ये लिक्विड है, हमको एनर्जी देना पड़ेगी, तो एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट साइड में हम लिखेंगे एनर्जी। कुछ ना कुछ आपको हीट या एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, उससे टेम्परेचर आएगा। और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो एनर्जी है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी भी इंक्रीज होगी, मतलब हीट इंक्रीज हो रही। जब एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टेंट साइड में, ये क्या है? रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में कुछ इंक्रीज होगा, और जो इक्विलिब्रियम है डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्यों जाएगा? ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो क्या चाहेगा कि भाई रिएक्टेंट है वो हमारा कम हो जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो लिक्विड से वेपर बनेगी। तो रिएक्शन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, लिक्विड से वेपर बनेगी। समझ गए आप? यहाँ देखिए टेम्परेचर के लिए इक्वेशन है ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। लॉग P2/P1, P2 और P1 क्या है? वेपर प्रेशर है। T1 वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर T1, एंड P2 जो है वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर T2।
यहाँ पर डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.3 ये आर गैस कॉन्स्टेंट है। आर क्या है यहाँ पर? गैस कॉन्स्टेंट। ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। डेल्टा एच क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए जो हीट लग रही है उसको आप क्या कह रहे हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। आर गैस कांस्टेंट है। अगर आप इसको जूल में लिखेंगे क्वेश्चन में, अगर आप इसको जूल में रखेंगे तो इसकी वैल्यू है 25/3 रखेंगे। अगर आप इसको कैलोरी में रखेंगे तो आप इसको रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कैलोरी में मिलेगा। अगर डेल्टा एच जो है वो जूल में है तो आर भी आप जूल में रखेंगे। अगर ये कैलोरी में डेल्टा एच हीट जो है तो आर भी आप कैलोरी में ही रखेंगे, ये जूल में रखेंगे, दोनों सेम रखेंगे। यहाँ पर जूल है तो ये भी जूल, यहाँ पर कैलोरी है पर तो यहाँ पर भी कैलोरी। ओके, ऐसा नहीं है कि एक जूल में रख दे एक कैलोरी में, गलत हो जाएगा कुछ। ये इक्वेशन आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए जब T2 बड़ा होगा T1 से तब क्या होगा? log P2 अपॉन P1 पॉजिटिव होगा और P2 बड़ा होगा P1 से। यहाँ देखिए टेम्परेचर ये T1 है, ये T2। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? हम हीट देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो T2 बड़ा होगा T1। तो यहाँ पर जो ये T2 है ये बड़ा होगा T1 से। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा T2 माइनस T1 वन T1 ये निकल के आएगा। यहाँ पर ये T2 बड़ा है तो T2 बड़ा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव निकल के आएगा। तो वैसे माइनस T1 करेंगे आप तो ये पॉजिटिव निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि T2 बड़ा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव निकल के आएगी, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू। और डेल्टा एच जो है एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो log P2 अपॉन P1 पॉजिटिव निकल के आएगा। पॉजिटिव अगर निकल के आएगा कब निकल के आएगा? जब P2 की वैल्यू जो है वो P1 से बड़ी हो तभी तो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो log P2 बड़ा होगा log P1 से, तो P2 बड़ा होगा वेपर प्रेशर। ये राइट, इस तरह आपको देखना है। यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। P2 बड़ा होगा P1 से। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आपको प्रूफ मिल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ देखिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, यहाँ पर ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या है आपसे, यहाँ पर ये इसी इक्वेशन की क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की ये डिफरेंशियल फॉर्म है। आप इसको याद रखिएगा, P ln यहाँ पर जो ये डी है ln P अपॉन dt डेल्टा एच वेब अपॉन RT स्क्वायर, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आ गया है क्वेश्चन इस पर। सेकंड देखिए नेचर ऑफ लिक्विड, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका। देखिए ये जो है वेपर प्रेशर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर बात एक है वाटर का, ये क्या है? KP के ऊपर है। तो ये है क्या असल में? है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही तो है ये। तो ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वैसे ही वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वो वाला हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, वैसे ही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और ये इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर इस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड। तो आपको एक बात याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है ये वेपर प्रेशर। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वैसे ही वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या? जो वेपर प्रेशर होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। ये बात और आपको याद रखनी है वेपर प्रेशर की। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए वेपर प्रेशर है ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में
अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उनके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूती से जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल से एक दूसरे के, तो उनको एस्केप करना मुश्किल होगा, उनसे वेपर मुश्किल से बनेगी, हीट ज़्यादा देना पड़ेगी, वेपर मुश्किल से बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेगी। तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर जो है वो आपकी कम होगी। अगर ये कम होंगे तो वेपर प्रेशर आपकी ज़्यादा होगी, राइट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर निकल के आए। यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड, यहाँ पर कैसे हेलोजन एसिड है, HF है, HCl है, HBr है एंड HI, उसका देखिए यहाँ पर जो HF है उसके बीच में, उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके बीच में। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब अच्छा अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो HF जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वैसे क्या होता है, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में आपको मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज मिलेगा, क्लोरीन यार आई का सबसे ज़्यादा मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट, उसी के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यहाँ देखिए HCl है, ये HBr है और ये HI है, इनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा HI का होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, फिर Br का, फिर Cl का। अब यहाँ पर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल हैं HF के वो स्ट्रॉन्ग जुड़े हुए हैं, आपस में स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा वो HF का निकल के आएगा। वैसे निकलना चाहिए था कम, लेकिन सबसे ज़्यादा निकल के आया है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अट्रैक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकल के आया। वेपर बनाना जो है वो मुश्किल है इसका। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के तो डायरेक्टली था, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकल के आया हमारे पास। और जब आप वेपर प्रेशर का ऑर्डर निकालेंगे इसी का ही, तो क्या निकल के आएगा, ये अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पर HCl है, ये HBr है, ये HI है, ये अपोजिट रिवर्स कर दिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये HF है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा Cl, फिर HBr, फिर HI, सबसे कम HF, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा HF का। क्यों, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग था, ये एस्केप मुश्किल से करेंगे, वेपर मुश्किल से बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी तो सबसे कम एक्सर्ट करेगा ये HF। ओके, ये इसका ऑर्डर है। यहाँ देखिए उठाइए, फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये सरफेस एरिया बड़ा हो छोटा हो इस पर डिपेंड नहीं करता, ये शेप पर डिपेंड नहीं करता, क्या वेपर प्रेशर साइज पर डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ ऑरिफिस पर भी डिपेंड नहीं करता, वेसल के क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। शेप जो है आप इसको ग्लास में ले लीजिए या प्लेट में ले लीजिए, ये जो है, या फिर आप इसको जग में ले लीजिए, ये जग है, इस तरह के आप बर्तन है ले लीजिए, कैसा बन, इस तरह से, या ये कुछ भी भरा हुआ है वाटर, तो ये जो शेप है इस पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता, इसका कम एरिया है इसका ज़्यादा एरिया है या इसका ज़्यादा एरिया है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इसमें कम है, इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इसमें कम पानी भरा हुआ है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता, सेम निकल के आएगा दोनों का। अगर ये वेपर प्रेशर VP1 है, ये VP2 है, ये VP3 है, तो यहाँ पर VP1 इज इक्वल टू VP2 इज इक्वल टू VP3 निकल के आए, ये निकल के आएगा, सबका इक्वल होगा, एरिया भी डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया, ध्यान रखिए सरफेस एरिया। आगे हम आपको और बताएंगे पॉइंट, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ ऑरिफिस, जैसे ये है, यहाँ पर ये छोटा सा छेद है और ये जो है ये बड़ा छेद है,
इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा वेपर प्रेशर, यहाँ पर सेम निकल के आएगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेपर बन रही है, यहाँ पर वेपर जो बनेगी कम बनेगी, और जो कंडेंसेशन की जो रेट है वो भी तो कम होगी, कंडेंसेशन भी कम है। यहाँ पर वेपर ज्यादा होगी तो कंडेंसेशन भी ज्यादा हो, वेपर तो उतनी बचेगी इक्विलिब्रियम के टाइम पे वही लिक्विड की सरफेस पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सेकेंड है, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स पर यूनिट सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, बट नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स पर यूनिट सरफेस एरिया पे डिपेंड करेंगे, एन अपॉन ए पे। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ये क्या है, सरफेस एरिया, इस पर डिपेंड करेंगे। ओके, इस पर क्या करेंगे, डिपेंड। ये बात आपको याद रखनी है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहे, पर नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल पर यूनिट सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज ये लिक्विड फिल है इस जगह, यहाँ पर भी लिक्विड फिल है, यहाँ पर सेम सेम एरिया लिया है, यहाँ पर भी सेम एरिया लिया है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज 10 है, यहाँ पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स 10 है, तो इस पर डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर यहाँ पर इक्वल आएगा, अगर यहाँ पर 8 आया तो यहाँ पर 8 है तो इक्वल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको रॉल्स लॉ के बारे में बताएं। तो अगर आपने अभी तक करंट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कीजिए, और वीडियो लेक्चर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।